हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने जो भी एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीएक्स के क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी से 10-10 ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जो कि बराबर एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। इस सीरीज़ में पहला क्वेश्चन जो है हम इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब का देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम जो है स्टैटिक जी का भी 10 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। लगभग 50-60 क्वेश्चन सभी सेक्शन के 10-10। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये बहुत ही जो है चालुक्य वंश का प्रतापी महान शासक माना जाता है, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय किस तोमर शासक को जाता है? इसका आंसर है अनंगपाल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गांधार कला। गांधार कला कौन सी कला है? तो गांधार कला जो है ये ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी इसको कहते हैं, या फिर इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। यानी ग्रीक मतलब यूनानी कला और इंडियन यानी हिंदुस्तानी कला। तो हिंदुस्तानी और यूनानी कला का सम्मिश्रण जो है वो गांधार कला कहलाता है। तो तक्षशिला गांधार कला के लिए फेमस है। इसके बाद क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान किया था, बंगाल का विजय अभियान किया था, तो इस समय बंगाल का शासक महीपाल प्रथम था। पाल वंश का शासक महीपाल प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कुल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए 11वीं सदी के प्रारंभ में, 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक लगभग। ठीक है, महमूद गजनवी भारत में जो है एक आक्रमणकारी था और इसने भारत को बहुत लूटा। ठीक है, 17 बार आक्रमण करके। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यहाँ पर जो है इतना धन लूटा जाए कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जा सके। इस उद्देश्य से इसने आक्रमण भारत पर किया। और एक इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई था, इसी ने पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई ने। इसके बाद क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक प्रसिद्ध जो है उसका दरबारी, ठीक है, ये इतिहासकार भी था, मतलब कि जो है कुल मिलाकर के इसे आप क्या कहते हैं उसको, आप इसे सीन एक मतलब कि शैक्षणिक स्तर पर जो बहुत ऊंचे ओहदे में उस समय था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, एक विशेषज्ञ कह लीजिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इसने की। अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में होता है उत्तर प्रदेश के पटियाली में। ठीक है ना, तो ये जो है बहुत सारे शासकों के में जो है एक मेनली जो शासक अलाउद्दीन खिलजी था, इसके टाइम पीरियड में इसने काफ़ी टाइम तक उसके दरबार में रहा। इसके बाद क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, उतबी। उतबी जो है ये महमूद गजनवी के वक्त का महत्वपूर्ण इतिहासकार था। और महमूद गजनवी के वक्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो कि भूगोलवेत्ता था, इतिहासकार था, गणित का जानकार था, अल बरूनी। ठीक है, उसका नाम था अल बरूनी, जिसने तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? किसने, किस यात्री ने, जिसने भारत की यात्रा की थी दिल्ली सल्तनत के समय, और इसने दिल्ली सल्तनत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है? तो वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोरक्को जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। ठीक है, यहाँ से ये आया था। इसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, ये भी पूछा जाता है, उसका नाम था रेहला। ठीक है, और जो है इसे ही चीन में राजदूत बना करके भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है वो 1325 से लेकर के 1351 तक का कार्यकाल था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन लगभग हमने इतिहास के देख लिए। अब 10 क्वेश्चन हम भूगोल के देख रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी
पोतवाहक नहर है, ठीक है। 159 किलोमीटर अप्रॉक्स एक जो है इसकी लंबाई है और ये सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यानी जो जहाज़ें हैं इससे होकर के ही गुज़रती हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी नहर है जिसके कारण इंडिया यानी पूर्वी एशिया के जो कंट्रीज़ हैं और जो आपका मेडिटेरियन सी वाले यूरोप वगैरह के जो कंट्रीज़ हैं उनमें व्यापार की दूरी बहुत घट गई, क्योंकि पहले अफ्रीका के साउथ से होके जाना पड़ता था यूरोप के लिए, अब डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। सुएज नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। राइन नदी कैसी जो है नदी है, किस प्रकार की, तो ये भ्रंश घाटी वाली नदी है, ठीक है। इस बात क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त यानी समुद्री गहराई कौन सा है, तो चैलेंजर है, ठीक है, चैलेंजर उसका नाम है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप समूह को, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है ना, सॉरी कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। तो बैकाल झील सबसे गहरी झील है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है, किस कंट्री के अंडर में, तो डेनमार्क के अंडर में आता है, ये भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप एशिया का है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है, लहासा, लहासा शहर सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी है, तो राइन नदी है, जो कि जर्मनी में बहती है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश है, म्यांमार है या फिर इंडोनेशिया है या फिर मलेशिया है या फिर जो है मालदीव वगैरह है, तो देखिए इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे करीब में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमाएं अधिकतम राज्यों को टच करती हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगभग 8 राज्यों को टच करती है, सबसे अधिक जो है राज्यों को टच करने वाला ये राज्य है। टोडा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस जगह पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, टोडा या टोडकोटा जनजाति जो है। देखिए भूगोल के भी देखिए एक और क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में स्थित कौन सा द्वीप जो है, मेनली ये क्वेश्चन है कि डिएगो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में है, तो डिएगो गार्सिया द्वीप जो है हिंद महासागर में है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देख लें कि जो है विश्व, ये तो हो गया, एशिया महाद्वीप में स्थित पूछा जा रहा है कि ब्रुनेई जो है ये किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। देखिए भूगोल के भी 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं राज व्यवस्था के यानी पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत और कब, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 1974 में इसे सहयोगी राज्य बनाया गया था यानी एसोसिएट स्टेट। इसके बाद इसे 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किन विषयों पर, किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 123 के तहत राष्ट्रपति जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा कानून बना सकते हैं जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ये अध्यादेश जो है संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक विधिमान्य रहता है। अगर ये उस दौरान पारित नहीं हुआ तो ये धाराशाही हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और अगर उस बीच पारित कर लिया गया संसद के द्वारा तो ये बिल्कुल वैसे ही कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है यानी कानून बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति को 6 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसमें से एक प्रकार है विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति। तो देखिए राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। 3 सूचियां हैं संविधान में, है ना, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ और समवर्ती सूची पे तो के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश तो निकाल सकता है लेकिन राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं निकाल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है
केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में मिलता है? अभी मैंने बताया 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, 3 सूचियां हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है और तीनों प्रकार के आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है 352 यानी 352, ये राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है। 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है और 360 जो कि वित्तीय आपात से रिलेटेड है। तो 3 प्रकार की मेनली जो है आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में मौजूद है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है, ठीक है। इस सर्वोच्च न्यायालय को किस राज्य के नाम में पारित किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को है, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जो है राष्ट्रपति जारी करता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मेनली यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों में है? तो गुवाहाटी जो कि असम स्टेट का हाई कोर्ट यहाँ पर है गुवाहाटी में, और इसके अंतर्गत कुछ और राज्यों की जो इसके पड़ोसी राज्य हैं उनके भी क्षेत्राधिकार इसमें आते हैं। नागालैंड वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपका लोकसभा का विघटन जो है कौन करता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में जो है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। एक आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40। इसमें क्या प्रावधान है कि सरकार जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगा। इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सरकारी मान्यता प्रदान की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है? किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। किसी भी राजनीतिक दल को या तो स्टेट लेवल की पार्टी या फिर नेशनल लेवल की पार्टी घोषित करने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वर्ष के दौरान सामान्यतः संसद के कितने अधिवेशन बुलाए जाते हैं? सामान्यतः 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। एक शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन है और एक जो है बजट का भी सत्र होता है। तो सामान्यतः 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं, ठीक है। संविधान में प्रावधान है कि 2 अधिवेशन कम से कम साल भर में होने चाहिए और दोनों के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से केवल और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति तो होती है लेकिन राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं, बल्कि संसद में बिल्कुल 2/3 बहुमत से पारित आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है इन्हें, वरना नहीं। एक पावरफुल पोस्ट है। तो आज हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे हैं। हम इकोनॉमी, साइंस और जो है स्टैटिक जीके के भी करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे, चूँकि मैंने एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके आपको समझा के बताने की कोशिश की, इसीलिए टाइम लग गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा फैक्ट पर ना जा करके सीधे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश करें ताकि आपके क्वेश्चंस छूटे ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.